ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, सब लोगों ने ज्वाइन किया। ये हमारा सेशन इंटरेस्ट फ्री फाइनेंस के ऊपर है और इस सेशन के अंदर हम बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश करेंगे कि जो कि ट्रेडिशनल बैंकिंग या इस्लामिक बैंकिंग की वजह से लोगों में पाई जाती हैं या दानिस्ता फैलाई गई हैं। उन चीज़ों के ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे और उन गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमने जब इस पे बात करनी शुरू की तो इसके ऊपर कुछ सवालात जो है वो लोगों ने उठाए थे या ऑब्जेक्शन उठाए थे, तो हमने उनको ही सवालात में कन्वर्ट कर दिया था और यही वो सवालात हैं जो कि एक आम जो अ, शख्स है, एक आम फर्द है जो कि माशरे में रहता है, उसके जहन में भी होते हैं और जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वहाँ पर भी यही सवालात उनके जहन में पाए जाते हैं। और बहुत इसमें अहम बात यह है समझने की कि जो इंतहाई तालीमी याफ्ता लोग हैं, जो फाइनेंस के अंदर तालीमी याफ्ता लोग हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए या मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हो गए या वो एमबीए फाइनेंस वगैरह के अंदर हो गए या इवन बैंकर्स हो गए, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सूद के बगैर भी बैंकिंग पॉसिबल है या सूद के बगैर भी कोई मालियाती लेन देन किया जा सकता है। तो ये पिछले दिनों एक डिस्कशन के नतीजे में मैंने ये सवालात फाइनलाइज किए थे कि क्या सूद के बगैर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, क्या कोई भी पेमेंट जो कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है या जो एक्चुअल अमाउंट है उसके ऊपर की जाए तो क्या वो रिबा है या वो हर दफा रिबा ही होती है, क्या बैंक जो है वो सूद के बगैर सरवाइव कर सकते हैं, क्या बैंकिंग का निज़ाम सरवाइव कर सकता है, और बैंक के जो अपने अखराजात हैं या जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बगैर सूद के कैसे चलेगा, वो कैसे मैनेज होगा। क्या कोई आज के दौर में रियल लाइफ एग्जाम्पल मौजूद है कि जो वाकईतन बिला सूदी फाइनेंस के कोई ट्रांजेक्शन होते हो, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ये हुकूमत की ही जिम्मेदारी है सारा काम करना या ये प्राइवेट सेक्टर भी इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है या कोई फर्द वाहिद भी इसमें कोई काम कर सकता है? और ये कि क्या रिबा और सूद क्या एक ही चीज है या ये अलग अलग चीजें हैं? तो हम इसको इंशाल्लाह इन तमाम सवालों के जवाब हम आज की मीटिंग के अंदर अ, देखेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने बारे में आप लोगों के साथ को बताना चाहूंगा ताकि आप लोगों के जहन में ये बात वाज़ेह हो कि मैं किस बैकग्राउंड के साथ आपके साथ ये सब बातें कर रहा हूँ। मैं फेलो मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का। मैंने 1991 में क्वालिफाई किया था और 2003 में मैं इसका फेलो मेंबर बन गया था। और इसी तरह 1991 में ही इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज से मैंने क्वालिफाई किया था। जो कॉर्पोरेट सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन है ये कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड होती है। ISO 9000 की मेरे पास सर्टिफाइड लीड असेसर की ट्रेनिंग मौजूद है। इसी तरह ग्रेडेटेड मीडिएटर और कंसिलिएटर ये भी मेरे पास सर्टिफिकेशंस हैं। मुझे 33 इयर्स से ज़्यादा हो गए हैं फाइनेंस और रेगुलेटरी साइड पे काम करते हुए। प्रेजेंटली मैं मंसूब एंड कंपनी को रन करता हूँ, ये 1995 से ये फर्म रन कर रही है। मैं स्टॉक एक्सचेंज का जो परमानेंट पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स है 2015 से मैं इसका मेंबर हूँ और मुख्तलिफ हाई लेवल की जो आर्बिट्रेशंस हैं वो चाहे वो लिस्टेड कंपनीज के अगेंस्ट हों या मेंबर्स के अगेंस्ट हों या जो वहाँ पे लोग काम करते हैं उनके अगेंस्ट हों, तो उनके खिलाफ जो भी अपील्स होती हैं या केसेस होते हैं वो देखता हूँ। इस वक्त भी जो मुख्तलिफ कमिटीज़ के अंदर डॉक्टर शमशाद जो कि गवर्नर स्टेट बैंक रही हैं और इस वक्त चेयरपर्सन है स्टॉक एक्सचेंज की, वो अक्सर उस कमेटी की जो रेगुलेटरी अफेयर्स से रिलेटेड अपील्स होती हैं उसकी चेयरपर्सन होती हैं और मैं उसका मेंबर होता हूँ उनके साथ। 2024 में यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर कन्वेंशन डेवलप
करने पर काम शुरू हुआ है, तो अल्लाह ने मुझे उस पर काम करने का मौका दिया। मैं यूनाइटेड नेशंस में गया था और वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर मीटिंग्स में मैंने पार्टिसिपेट किया और अपना रोल प्ले किया, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा रोल वहाँ पे भी रिकग्नाइज किया गया, और जो कन्वेंशन का जो भी डॉक्यूमेंट बना उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट थी तो वो भी रिकॉर्ड की गई। इससे पहले मैं दारबाज जो कि इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और उनकी जो मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं उनका मैं सीएफओ और हेड ऑफ ऑडिट रह चुका हूँ। तो ये सारी जो इस्लामिक फाइनेंसिंग की चीज़ें हैं ये मेरे हाथों से ही सारी गुजर के गई हैं। मैं ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को भी और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी उनको भी एजुकेट और ट्रेन करता था। मैं म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी का भी डायरेक्टर रहा हूँ, जो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 के तहत एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है जो कि इंश्योरेंस का मामला देखती है। तो 6 साल मैंने उस कमेटी को चेयर किया है, और मेरे पास ये साउदर्न रीजन था जो कि सिंध और बलूचिस्तान, जहाँ पे 90% से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज इसी रीजन के अंदर है। तो उनके मामला 6 साल तक हमने उनके देखे, उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया वहाँ पे। मैं एक इंस्टीट्यूट है प्रोफेशनल अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, बोर्ड मेंबर भी रहा हूँ, ऑडिट कमेटी का भी चेयरमैन रहा हूँ, और आईसीएमए का जो एसएमई बोर्ड है उसका भी चेयर हूँ। उसके अलावा भी मेरी बहुत सारी एंगेजमेंट है, मैं वो फिर अगर सारी डिस्कस करूंगा तो सारा टाइम उसमें ही निकल जाएगा। बोरिंग्स की तरफ हम आते हैं, तो बोरिंग्स में जो सारा जोर होता है वो गवर्नमेंट बोरिंग्स हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं। जो बैंक्स आपस में बोरोइंग करते हैं, इंटर बैंक बोरोइंग, वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और किस तरह रेट तय होता है, वो भी हम इंशाल्लाह किसी सेशन के अंदर जरूर करेंगे। पर्सनल बोरोइंग्स होती हैं और बिजनेस बोरोइंग। हम इस वक्त बिजनेस बोरोइंग को इस सेशन के अंदर हम फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हम पर्सनल बोरोइंग्स के ऊपर करेंगे। इसको समझने के लिए हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं, बोरिंग मैकेनिज्म या सूदी मैकेनिज्म को, या सूदी फाइनेंशियल सिस्टम के मैकेनिज्म को समझने के लिए। पाकिस्तानी का मेरे नाल भाई दिल्ली ना भी ले जाने, दिल्ली में छुट्टियां होनियां। जी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। अच्छा, इस सिनेरियो के अंदर एक साहब है, टिकट लेना तो कोई मुश्किल ही नहीं, कंपनी तो लगना कहनी है, दो ना टिकट दो। इसमें एक एहसन साहब हैं जो कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 मिलियन से, और वो बैंक से बोरो करते हैं 1 मिलियन। वो 1 साल काम करते हैं तो उन्होंने 3 लाख रुपए प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया बिफोर इंटरेस्ट। वो बैंक को लोग इंटरेस्ट पे करते हैं 1.5 लाख का, और उनको नेट प्रॉफिट होता है 1.5 लाख। ये एक नॉर्मल बिजनेस सिचुएशन है कि लोग जिस तरह बोरो करते हैं और बैंक्स को इंटरेस्ट पे करते हैं। ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल समझने के लिए बनाई है, और ये नंबर्स भी आसानी के लिए इस तरह के रखे गए हैं। लेकिन मैकेनिज्म यही होता है कि लोग अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और कुछ बैंक से बोरोइंग करते हैं, फिर बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं, और जो बचता है बिजनेस के एक्सपेंसेस निकालने के बाद उनको नेट प्रॉफिट होता है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने ये एग्जांपल क्रिएट की थी। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और हम जाते हैं सिनेरियो 2 की तरफ, कि अब वो बजाय इसके कि वो बैंक से बोरो करे, वो शाहिद साहब को एज ए स्लीपिंग पार्टनर इनवाइट करता है। शाहिद साहब भी एक 1 मिलियन कैपिटल लगाते हैं, वो 2 मिलियन कैपिटल हो जाता है। सेम एग्जाम्पल की तरह, उसी एग्जाम्पल की तरह इसमें भी उनको वही 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और वही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो 1.5 लाख रुपए उनके पास प्रॉफिट आता है। इस केस में देखिए कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इन्होंने बैंक से कोई पैसा बोरो नहीं किया। अब हम आते हैं समझने के लिए इन दोनों सिनेरियोज को। पहले सिनेरियो के अंदर फिक्स रिटर्न इन्वॉल्व है, और क्योंकि वहां पर एक इंटरेस्ट बियरिंग लोन है। दूसरे सिनेरियो के अंदर वेरिएबल रिटर्न है,
क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल है, इसमें इंटरेस्ट की कोई फिक्स रेट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अमाउंट सेम लग रहे हैं, वो हमने एग्जाम्पल के लिए बनाए हैं, लेकिन बेसिकली सेकंड एग्जाम्पल के अंदर कोई फिक्स रेट नहीं है। अब हम आते हैं उस सवाल की तरफ कि क्या बैंक इंटरेस्ट के बगैर ऑपरेट कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। अगर आप सिनेरियो 2 में जो शाहिद है, शाहिद की जगह पे आप एबीसी बैंक को रख दें कि बैंक बिल्कुल शाहिद की तरह स्लीपिंग पार्टनर का रोल प्ले करता है। बैंक ज़ाहिर है कि प्रैक्टिकली किसी चीज में बिजनेस के अंदर मदाखलत नहीं करता, तो चाहे वो लोन दे रहा हो या इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, तो वो बेसिकली वो स्लीपिंग पार्टनर होता है या स्लीपिंग वो लेंडर होता है। तो सिनेरियो 2 में जब हम शाहिद की जगह पे अगर हम एबीसी बैंक को प्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर अब वो प्रॉफिट जो है बैंक के पास एज अ शेयर इन प्रॉफिट जाता है। अब वो इंटरेस्ट के तौर पे नहीं जाएगा, वो बैंक में प्रॉफिट के तौर पे जाएगा। तो अब ये वाला सवाल कि जी बैंक की ऑपरेशन कॉस्ट कैसे कवर होगी, तो बैंक की ऑपरेशन कॉस्ट इसी तरह कवर होगी कि जब वो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट में शेयर लेगा, तो उसी प्रॉफिट शेयर से अपने एक्सपेंसेस उसी तरह मीट करेगा जिस तरह वो इंटरेस्ट से मीट कर रहा होता है। लेकिन एक सवाल करूं आपसे मंसूब यहीं पर, जी जनाब, इजाजत है? आइडियली अगर एंड में कर लें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम चाहें तो आप अगर आप समझते हैं कि यहाँ जरूरी नहीं है तो यहीं पे कर लें। नहीं, यहाँ मैं जरूरी से समझता हूँ कि वो बिल्कुल एंड में जाके हो सकता है कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट, आप क्योंकि उस तरफ लेके जा रहे हैं ना पूरे फ्लो को इस्लामिक की जी तरफ। तो मेरा सवाल यहाँ पे एक जहन में ये आता है, ऑल्दो आई एम नॉट अ फाइनेंस गाय, मैंने पढ़ी भी जरूर है, लेकिन मुझे जो इसमें नजर आता है ना कि इनका इंटरेस्ट के इसमें तो पक्का 15% उनको, आपको चाहे लॉस हो या कुछ भी हो, आपको तो पे बैक करना है। लेकिन जो एग्जाम्पल 2 आपने शाहिद वाली दी है, तो उसमें आपने खुद कहा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड है। तो आपके हिसाब से अगर बैंक शाहिद को रिप्लेस करता है, तो उसमें बैंक को ये फियर भी तो हो सकता है कि 3 लाख से कम प्रॉफिट हुआ तो मुझे तो 1.5 लाख नहीं मिलेंगे भाई, मुझे कम भी मिलेंगे। मैं इसके ऊपर आता हूँ, तो आपका जवाब आपके सवाल हाँ, मुझे ना होल्ड करके आगे चलते हैं, ठीक है? बस, क्योंकि हाँ, ये वाली चीजें एड्रेस हुई हैं इसी तरह से, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो अ, इस वक्त बैंक की डिपेंडेंसी है वो फिक्स रेट के ऊपर है। तो जो ये खौफ है कि जी बैंक फिर अपने अखराजात कैसे पूरे करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग मिसकंसेप्शन मैं आपके साथ शेयर करूं। जब मैंने लोगों से बात की, तो वो इंटरेस्ट फ्री का मतलब ये समझते हैं कि जी बैंक का कुछ नहीं मिलेगा। वो सबसे बड़ा जो उनके जहन में आता है कि जी बैंक को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी जो उसने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है उसको वही वापस मिलेगा, उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा उसके ऊपर, या कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो यानी जो उसने अगर 10 लाख लोन दिया है तो उसको 10 लाख ही वापस आएंगे, तो फिर वो अपने खर्चे कैसे मैनेज करेगा? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि लोगों के जहनों में बैठ गया है या बिठा दिया गया है। तो बैंक के पास प्रॉफिट आएगा और बिल्कुल आएगा, और इसी तरह आएगा जिस तरह से ये आ रहा है। अब ये कि ये वाला रिस्क के जी प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा, तो इसको भी हम आगे एड्रेस करते हैं। तो अब यही देखें ये वाली एग्जाम्पल कि क्या रियल वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज मौजूद है या नहीं है। तो ऑलरेडी दुनिया में ये काम हो रहा है। ये मजे की बात है कि इसको इंटरेस्ट फ्री का नाम दिए बगैर ये काम हो रहा है। जब लोग कंपनी बनाते हैं, जब उसके अंदर शेयर होल्डर बनते हैं, छोटी कंपनी से लेके 2 लोगों की कंपनी से लेके 2 लाख लोगों की जो कंपनी बनती है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको जो डिविडेंड मिलता है वो इंटरेस्ट फ्री ही होता है एक्चुअली। क्योंकि कंपनी जब बिजनेस करके प्रॉफिट कमाती है, और प्रॉफिट कमा के जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रही होती है डिविडेंड की, तो वो एक्चुअली वो इंटरेस्ट फ्री प्रॉफिट होता है जो लोगों को मिल रहा होता है। तो वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट, बैंक्स की भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर मौजूद है। अगर आप बैंक्स की बैलेंस शीट उठा के देखें, पाकिस्तानी बैंक्स की भी उठा के देखें, दुनिया के अंदर जितने बैंक्स हैं उनकी आप बैलेंस शीट उठा के देखें, तो वो दुनिया की कंपनीज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ओवर द पीरियड उनको क्या फायदा हो रहा होता है? उनको ये फायदा हो रहा होता है कि इनको और रेगुलर डिविडेंड्स भी आ रहा होता है। जाहिर है कि वो अंधाधुंध तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते,
वो देखभाल के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई किस कंपनी के अंदर आपको रिटर्न मिलने की उम्मीद है, किस कंपनी के अंदर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो उसके अंदर वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको ना सिर्फ ये कि उनको डिविडेंड मिल रहा होता है, बल्कि उनको स्टॉक डिविडेंड भी मिल रहा होता है वक्तन फवक्तन, और उनके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ रही होती है। तो जब वो उन कंपनीज के शेयर्स को बेचते हैं तो उनको कैपिटल गेन भी हो रहा होता है। और जब हम आते हैं स्टार्टअप कल्चर की तरफ, कि दुनिया के अंदर जो स्टार्टअप कल्चर है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि बिल्कुल आइडिया के स्टेज के ऊपर शेयर अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरह वेंचर कैपिटल जब थोड़ा सा काम आगे बढ़ जाता है तो वेंचर कैपिटलिस्ट उस वक्त उसके अंदर एंटर होता है और अपनी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है। और जब वो कंपनीज लिस्टेड होती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो उस वक्त वो अपने शेयर्स को बेच के निकल जाते हैं या वो होल्ड करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो गई या ओरेकल हो गई, ये सारी कंपनीज इन्हीं वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स इनकी मदद से बनी हैं। और इनके जो एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं, ये बिलियनियर्स हो गए इन कंपनीज की वजह से। ठीक है, दुनिया के अंदर जॉइंट वेंचर्स भी होते हैं, पार्टनरशिप्स भी होती हैं, शॉर्ट टर्म जॉइंट वेंचर्स भी होते हैं, शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप्स भी होती हैं। वो सब प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पर होती हैं। दुनिया में इंटरेस्ट फ्री काम हो रहे हैं, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे। उनको प्रमोट ऐसा नहीं किया जाता कि ये इंटरेस्ट फ्री है, लेकिन दुनिया का बिजनेस एक्चुअली इंटरेस्ट फ्री ही चला रहा है। ये बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया का बिजनेस वो इंटरेस्ट फ्री मैकेनिज्म से ही चल रहा है, क्योंकि लोग, कंपनीज काम कर रही हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही हैं, उसी से दुनिया चल रही है। अब हम सवाल करते हैं, इस पे आते हैं कि क्या प्राइवेट सेक्टर कोई काम प्ले कर सकता है। तो देखना, हम आपसे आपके सामने प्रेजेंट किया कि प्राइवेट सेक्टर ही ये सारे काम एक्चुअली कर रहा है, जो कि इंटरेस्ट फ्री काम है सारे, और इस काम को वो लेके आगे बढ़ सकता है। उसके लिए उसको मजीद अभी किसी रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। दुनिया भर के कंपनी लॉज, दुनिया भर के पार्टनरशिप के लॉज, दुनिया भर के और इसी तरह के लॉज जो हैं उसको अलाउ करते हैं कि वो इंटरेस्ट फ्री काम कर सके, जॉइंट वेंचर्स कर सके, शेयर जो डिफरेंट जो है ना तरीकों से शेयर होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट्स कर सके, इन्वेस्टर्स के साथ एग्रीमेंट कर सके। ना सिर्फ ये कि कर सके, बल्कि कर रहे हैं और हो रहे हैं, और उनका साइज जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, जो कि ये ऑलरेडी काम हो रहा है। गवर्नमेंट का रोल कहाँ पे आता है? गवर्नमेंट का रोल उस वक्त आता है कि वो जब सिस्टमिक चेंजेस लाने चाहें, जैसे इस वक्त इस्लामिक फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर हुआ है, लेकिन ना गवर्नमेंट को पता है, ना स्टेट बैंक को पता है, ना एसईसीबी को पता है कि जी ट्रूली इंटरेस्ट फ्री हम चीजों को कर कैसे सकते हैं। वो एक मॉडल जो एक बना के दे दिया गया, वो उसी को इंटरेस्ट फ्री समझ के, रिबा फ्री समझ के चला रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट का रोल है वो पॉलिसी मेकिंग का है, इंसेंटिवाइजेशन का है। अब इंसेंटिवाइजेशन कैसे होती है? इंसेंटिवाइजेशन ऐसे होती है कि जिस तरह जब मुदारबा पाकिस्तान में पहली दफा जब इंट्रोड्यूस हुए, तो मुदारबाज को टैक्स में एग्जम्पशन दे दी गई कि अगर आप मुदारबा बनाते हैं तो जो मुदारबा है वो टैक्स फ्री होगा। तो ये एक इंसेंटिव था कि लोगों को एक नॉर्मल इंटरेस्ट वाले मोड से निकाल के इंटरेस्ट फ्री मोड की तरफ लाने का, बिजनेस की तरफ लाने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुदारबा तो उन्होंने लॉ बना दिया, लेकिन मुदारबा के अंदर जो फाइनेंसिंग मैकेनिज्म उन्होंने दिए वो एक्चुअली वो इंटरेस्ट बेस ही थे, जिसका नाम चेंज करके उन्होंने उनको इस्लामिक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म करके उन्होंने प्रमोट किया। अब हम आते हैं उस सवाल की तरफ कि क्या इंटरेस्ट और रिबा सेम है। रिबा जो है वो अरबिक टर्मिनोलॉजी है। उस जमाने में जो इंटरेस्ट को जो है रिबा ही कहा जाता था। इंटरेस्ट जो है वो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है जो बाद में इवॉल्व हुई है। तो ये दो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन मतलब एक ही है कि जो आप और बेसिकली ये लेंडिंग और लेंडिंग के ऊपर एक प्री डिटरमिन्ड रेट के साथ जब कोई चीज चार्ज की जाती है तो वो इंटरेस्ट है या वो रिबा है। और ये
किसी एक रेट के साथ, किसी एक चीज के साथ बेंचमार्क किया जाता है। जैसे दुनिया भर के अंदर लाइबोर जो है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, उसको बेंचमार्क किया जाता है। पाकिस्तान में उसी को कॉपी करके यहाँ पे काइबोर मैकेनिज्म, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, इसको उन्होंने बेंचमार्क बना दिया। इस्लामिक बैंक भी यही रेट यूज करते हैं और ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बैंक भी यही रेट यूज करते हैं। तो जो भी ये रेट यूज करता है बेसिकली वो इंटरेस्ट ही चार्ज कर रहा है। उसका नाम आप प्रॉफिट रख दें या कोई और रख दें, वो इंटरेस्ट ही है और वो रिबा ही है। जबकि इसके मुकाबले में जब हम प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर जाते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो रिबा नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका फाइनल रिजल्ट एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या होगा। और जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे बैकवर्ड प्रॉफिट, तो आप अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, तो वो रेट कुछ भी निकल सकता है। तो वो इसलिए उसको जो है ना हम रिबा नहीं कह सकते। और जो प्रॉफिट की पेमेंट है वो रिबा या इंटरेस्ट कभी भी नहीं कह सकते उसको। लेकिन जो स्कॉलर्स हैं, जो उन्होंने जो मैंने आपके साथ एक बुक भी शेयर की थी, उसका नाम था रिबा। मेरे ख्याल में 250 पेज की बुक है। उसमें सिवाय इसके कि वो जो भी चीज प्रिंसिपल से ऊपर दी जाएगी वो रिबा है, वो इवन उन्होंने प्रॉफिट को भी रिबा ही जो है वो डिक्लेयर कर दिया। और वो बुक अपने तौर पे किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। मैंने पूरी बुक देख ली, उसमें कहीं पर भी वो प्रॉपरली ना रिबा को डिफाइन कर पाए, ना वो इंटरेस्ट को डिफाइन कर पाए, और ना ही वो प्रॉफिट को डिफाइन कर पाए। तो ये मेरा जो इसके अंदर जो कंक्लूजन है और जो मेरी स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर आप कोई प्री डिटरमिन्ड रेट यूज करते हैं रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए, कि जो आपको इन एनी केस दिया जाए, चाहे आपको प्रॉफिट हो या नहीं हो, तो वो इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर मैं फारूक भाई आपके भी सवाल का जवाब, और एक जो जनरली लोगों के जहन में सवाल आता है कि भाई प्रॉफिट तो कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट अगर कम भी हो तो क्या तो फिर जाहिर है कि बैंक का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यस, ये बिल्कुल रिस्क मौजूद है कि अगर प्रॉफिट कम हो तो बैंक को भी शेयर कम मिलेगा। इन्वेस्टर भाई, अगर बैंक नहीं है उसकी जगह पे वो शाहिद साहब है, तो भाई शाहिद साहब को भी तो कम मिलेगा ना। वहां पे बैंक की जगह पे कोई भी इन्वेस्टर अगर प्रॉफिट बिजनेस कम बनाएगा तो पार्टनर्स को भी कम मिलेगा, जो मेन पार्टनर है उसको भी कम मिलेगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी तो है ना कि प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो, 3 लाख की जगह अगर 5 लाख हो, तो अगर शाहिद साहब को 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट मिलेगा तो बैंक को भी 2.5 लाख प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर बैंक जो है वो 15% रेट पे फिक्स रहता है, तो वो अपना जो 2.5 लाख वाला जो प्रॉफिट है वो फिर यानी वो नुकसान करेगा। जो उसका एडिशनल 1 लाख का प्रॉफिट हो सकता है फिर वो उसका नुकसान करेगा। तो मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर मुख्तलिफ प्रॉफिट का एलिमेंट होता है, हर बिजनेस की सिचुएशन में डिफरेंट होती है। अब डेफिनेटली ये सिचुएशन आती है बैंक के लोगों के ऊपर कि बैंक जिस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्रिएट होता है कि बैंक इस वक्त 1992 से, जब मोइन कुरैशी साहब पाकिस्तान के एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए थे और उन्होंने एक प्रूडेंशियल रेगुलेशन इंट्रोड्यूस कराए थे 1992 में, और मैंने अल्लाह का शुक्र है फर्स्ट टाइम उस पर काम किया था। तो जो उसके जो रेगुलेशन थे बैंकिंग के, उसके अंदर कोलेटरल के बगैर बैंक फाइनेंस नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कोलेटरल बेस्ड फाइनेंसिंग के बावजूद क्या बैंकों के पास नॉन परफॉर्मिंग लोन्स नहीं है? जी बिल्कुल मौजूद है, और बेतहाशा है, और बहुत बड़ा क्वांटम है। बिलियंस ऑफ रुपीस के अंदर जो बैंक के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं, इररिकवरेबल लोन्स हैं, यानी इनके पास कोलेटरल भी मौजूद है, यानी सिक्योरिटीज भी मौजूद है, प्रॉपर्टीज भी मौजूद है, शेयर्स भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद उनके पास वो लोन रिकवरेबल नहीं है। तो यानी इंटरेस्ट बेस्ड लेंडिंग भी रिस्क फ्री एक्चुअली नहीं है। ये उनका गारंटेड रिटर्न होने के बावजूद उन्होंने गारंटेड रिटर्न बुक तो कर लिया, एक्रू तो कर लिया, लेकिन वो प्रॉफिट और अपना जो प्रिंसिपल है वो रिकवर नहीं कर सकते। अल्टीमेटली उन्हें वो राइट ऑफ करना पड़ता है। तो वो यानी बैंक को अल्टीमेटली रिस्क बेस्ड लेंडिंग पर आना पड़ा है, और इंटरेस्ट का एलिमेंट होने के बावजूद रिस्क का एलिमेंट
मौजूद है, कोलेटरल के बावजूद रिस्क का एलिमेंट बिल्कुल मौजूद है। तो अब वो चीज आ गई कि जो इंटरेस्ट बेस्ड जो फाइनेंस है उसके अंदर इश्यूज क्या है कि वो फिक्स रहता है, बेंचमार्क होता है, रिजिड रिटर्न होता है। चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको वो हर हाल में इंटरेस्ट देना है। आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं से लाके बैंक को तो पैसे देने पड़ेंगे। अब इसमें एक एग्जांपल जो है 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसकी भी प्राइमरी वजह यही थी कि बैंकों ने पहले बहुत लो रेट के ऊपर लोगों को मॉर्गेज फाइनेंस दिया और लोगों ने उस लो रेट के ऊपर अवेल किया। लेकिन अचानक एक साल के बाद उन्होंने उस जो रेट था उसको रिवाइज किया और बहुत हायर रेट पे कर दिया। तो वो लोग फिर उसके ऊपर नतीजे में जो इंटरेस्ट की पेमेंट थी वो अफोर्ड नहीं कर सके। तो वो बे तो वो जो है वहां पर लोगों ने डिफॉल्ट किया और डिफॉल्ट का साइज इतना बड़ा हुआ कि 479 489 बैंक्स कोलैप्स कर गए यूएसए के अंदर। 10 मिलियन लोगों के, 1 करोड़ लोग, उससे ज्यादा लोगों को अपने घर जो है छोड़ने पड़ गए। बैंकों ने उनके बैंक जबरदस्ती उनसे खाली करा के मार्केट में बेच दिए। हाउसिंग मार्केट क्रैश कर गई थी यूएसए के अंदर सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना वो दुनिया के अंदर उनका नुकसान हुआ था सिर्फ इस इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से जो वहां पर यूएसए के अंदर बैंकों ने की थी। जो करंट इस्लामिक फाइनेंसिंग या करंट इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर सेम इश्यूज है कि वहां पर जो इजारा है वो एक्चुअली लीजिंग है, जिसको वो मुराबा कहते हैं वो हायर परचेज है, जिसको वो डिमिनिशिंग मुशारका कहते हैं वो मॉर्गेज फाइनेंस है। और जो सुकूक हैं वो जो जो बॉन्ड्स हैं जो कि बोरोइंग साइड पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये वो है। और इनकी पेमेंट का मैकेनिज्म जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड ही है। और नॉर्मली जो एन्युइटीज हैं, चाहे वो नॉर्मल ऑर्डिनरी एन्युइटी हो या वो एन्युइटी ड्यू हो, यही फार्मूला यूज होता है, यही कैलकुलेशन यूज होती है। इसके लिए जो बेंचमार्क रेट्स यूज किए जाते हैं वो काइबोर और लाइबोर के यूज किए जाते हैं। और जो सारा का सारा जोर है वो डॉक्यूमेंट्स को मुसलमान करने के ऊपर है, उस ट्रांजैक्शन की शक्ल को मुसलमान करने के ऊपर जोर है। लेकिन सब्सटेंस जो है ना वो वहीं का वहीं रहता है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। और उसमें खतरनाक बात यह है कि आप उसमें जो आपका प्रॉफिट तय हुआ है वो आप उसमें कोई डिस्काउंट नहीं करा सकते। आप ट्रेडिशनल लोन को तो आप डिस्काउंट करा सकते हैं, आप अपना इंटरेस्ट को माफ करा सकते हैं। इस्लामिक बैंक का जो प्रॉफिट है आप उसको माफ ही नहीं करा सकते। उसके एग्रीमेंट्स इस तरह डिजाइन किए हुए हैं, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे मौजूद है, एसईसीपी की वेबसाइट पे मौजूद है, आप डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप इन प्रॉफिट्स को राइट ऑफ नहीं करवा सकते, उसमें डिस्काउंटिंग नहीं करवा सकते। और मजे की बात एक ये है कि अगर आप डिले करते हैं पेमेंट में तो जो लेट पेमेंट सरचार्ज है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चाहे मुदारबा हो या बैंक्स हो या कोई और इंस्टीट्यूशन हो, जो लेट पेमेंट सरचार्ज है ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके नहीं जा सकता। ये उसको एक चैरिटी अकाउंट में रखना है और ये चैरिटी अकाउंट जो है उन्होंने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को देना है। और ये मोस्टली आपको बड़ी हैरत होगी जान के कि मोस्ट ऑफ द चैरिटी अकाउंट अमाउंट जो है जो कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज में है, ये एक पर्टिकुलर दारुल उलूम को जा रहा है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो कि सामने आने वाला है कि चैरिटी का जो अमाउंट है, जो इस शरिया स्कॉलर जो उस पर्टिकुलर इदारे के आके मुख्तलिफ इदारों में बैठे हुए हैं, ये चैरिटी का अमाउंट जो है ये वहां से उन बैंकों से उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये वहां पर डाइवर्ट कर रहे हैं। और सबसे अहम बात एक और कि अगर आप लोन लेने के बाद खुदा ना खास्ता किसी वजह से प्रॉब्लम में आ गए, आपकी दुकान को आग लग गई, आपका बिजनेस बैठ गया, आपकी गाड़ी छिन गई या किसी और मसले के अंदर आग आ गया, खुदा ना खास्ता कोई भी मसला हो गया, आपका इस्लामिक बैंक आपके रेस्क्यू के लिए नहीं आता। आपको उसकी इंस्टॉलमेंट भी देनी है, उसका प्रॉफिट भी देना है, आपने उसका हर हाल में वो सारी लोन की ऑब्लिगेशन है वो पूरी करनी है। ये कहीं से भी इसका इस्लाम से इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इन एग्रीमेंट्स को पढ़ लीजिए
और आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी पढ़ लीजिए कि इन्होंने कभी इस तरह लोगों की मदद की हो कि जो डिस्ट्रेस में आए और किसी इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उनको उस मुश्किल से निकाला। आपको जबकि ये नहीं दीन मिलेगा। कहता है जी, दीन क्लियरली कहता है कि कर्जदार को मोहलत दो। एग्जैक्टली बड़ा क्लियर। बिल्कुल। इसके मुकाबले में जो ट्रेडिशनल बैंक है, आप देखें वहां पे रीशेड्यूलिंग का, रीस्ट्रक्चरिंग का ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं और वो करते भी हैं। जी बेईमानी से भी, ईमानदारी से भी वो करते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन बेईमानी भी करता है, ईमानदारी से भी करता है, लेकिन वहां पे ये ऑप्शन मौजूद है। लेकिन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल। इसके ऊपर 3 वीडियोस मैंने इस्लामिक फाइनेंसिंग से रिलेटेड या इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग से रिलेटेड और जो डिफरेंट इंटरेस्ट फ्री मॉडल्स हैं मैंने उसके ऊपर मैंने बनाई है। और ये सारे सिनेरियोज कि अगर प्रॉफिट नहीं हो तो क्या होगा, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो क्या होगा, और अगर प्रॉफिट ज्यादा हो तो क्या होगा, इसका कंपैरिजन दिया है थर्ड वीडियो के अंदर कि अगर वो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा तो आपके साथ क्या होगा, और अगर कोई जेन्युइन इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा तो उसमें क्या होगा। आप इस चैनल पे जाके वो चीजें देख सकते हैं। अब हमारे लिए आगे क्या रास्ता है? आगे रास्ता ये है कि सबसे पहले हमें ये एडमिट करने की, ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है जनरली कि नॉन इंटरेस्ट बेस्ड मैकेनिज्म एक वायबल मैकेनिज्म है। हाँ, इसके अंदर एहतियातें करने की जरूरत है, अंधाधुंध लैंडिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रेजेंट जो लैंडिंग मैकेनिज्म है ना, उसको बहुत दफा मैंने मुख्तलिफ लोगों के सामने कहा भी है और मैंने टर्म कॉइन की है चेकलिस्ट बैंकिंग। कि जितने भी बैंकर्स हैं एक चेकलिस्ट लेके बैठे हुए हैं, वो टिक करते रहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। वो भी कागजात का पेट भरते हैं, फाइल का पेट भरते हैं और लैंडिंग कर देते हैं। इसीलिए उनके पास नॉन परफॉर्मिंग लोन्स क्रिएट होते हैं, जबकि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी मौजूद होती है, लीगल एडवाइजर का ओपिनियन भी मौजूद होता है, डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। इसके बावजूद भी नॉन परफॉर्मिंग लोन उनके पास क्रिएट हो जाते हैं। तो ये चीज है कि हमें समझने की जरूरत है कि नॉन इंटरेस्ट बेस्ड मैकेनिज्म या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग मैकेनिज्म काम कर सकता है। इसकी हमें विलिंगनेस को क्रिएट करने की जरूरत है, यानी कि जो डिपॉजिटर्स हैं बैंक में वो भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पे जमा कराने के अंदर तैयार हो। यानी जो डिपॉजिटर है वो भी इंसिस्ट ना करे कि जी मुझे तो लाजमी इतने फीसद पैसे चाहिए। जो बड़ा डिपॉजिटर होता है ना, वो भी पैसा मांगता है। तो ये चीज भी विलिंगनेस, यानी दोनों साइड पे जरूरत है, डिपॉजिटर साइड पे भी और बैंक साइड पे भी। इसी तरह हमें टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है इसके लिए, और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको भी एजुकेट करने की जरूरत है। विद दिस बहुत बहुत शुक्रिया। इस मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है, तो इसको हम खत्म होने देते हैं और हम क्वेश्चंस के लिए हम दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। तो जिन लोगों के पास क्वेश्चंस हैं वो जरूर नेक्स्ट दोबारा ज्वाइन कर लें उसी लिंक से, तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करते हैं। मैं इस मीटिंग को यहाँ पे इसको एंड करता हूँ और दोबारा प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू मंसूब, आई विल ज्वाइन अगेन।